दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका के लेजेंडरी फुटबॉल कोच हैंक स्ट्रैम ने एक बार कहा था कि यस्टरडे इज अ कैंसल्ड चेक, टुडे इज कैश ऑन द लाइन एंड टुमारो इज अ प्रॉमिसरी नोट। इस महीने की पहली तारीख को सरकार ने भी सुनहरी भविष्य के लिए कुछ प्रॉमिसरी नोट्स जारी किए। जी हां, बात कर रहा हूं यूनियन बजट 2022 की। इस एपिसोड में हम बजट को स्टील इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बजट की घोषणाओं का वर्तमान में कोई फायदा होगा या नहीं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि आज का हमारा यह एपिसोड स्पॉन्सर किया है नरेश वायर्स एंड नरेश मिल स्टोर्स ने। विभिन्न प्रकार के नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज, हार्डवेयर आइटम्स व अलग अलग साइजेस में वायर ड्राइंग के लिए आप इनसे यहां दिए गए नंबर्स व मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। हालांकि इस वर्ष बजट में स्टील इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़ी घोषणाएं कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी थी उनसे स्टील वालों को कितना फ़ायदा होगा, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा थी कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर, जिसे 35% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस राशि को कहते हैं जो कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कें, घर, पुल, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने पर खर्च की जाती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे लोहा, सीमेंट, रेत वगैरह की भी मांग बढ़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही जुड़ी 3 और घोषणाएं की गई। पहली कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत नेशनल हाईवेज में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। दूसरा, 48,000 करोड़ की लागत से पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। और तीसरा, अगले 3 वर्षों में 400 न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन चलाई जाएंगी। इन सभी घोषणाओं से मेटल स्टॉक्स भले ही तुरंत बढ़ गए हों, लेकिन मांग तुरंत नहीं बढ़ेगी। यह सारी घोषणाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन भविष्य को लेकर हैं। इनका फ़ायदा स्टील इंडस्ट्री को तभी मिलेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया हुआ फंड बजट पत्र से निकलकर ज़मीन पर लगेगा। तब तक के लिए ये सभी घोषणाएं प्रॉमिसरी नोट्स हैं। इसके अलावा जो अहम घोषणा की गई वो यह थी कि स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील, फ्लैट प्रोडक्ट्स, एलॉय स्टील बार्स एंड रॉड्स और हाई स्पीड स्टील पर इन सबसे एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी हटा दी गई है। यह एग्जम्पशन चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और जर्मनी से होने वाले स्टील इंपोर्ट्स पर दी गई है। बेलगाम हुए स्टील के रेटों के इस दौर में यह खबर स्टील यूजर्स के लिए ठंडी हवा के झोंके की तरह हो सकती है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील का रेट भारत के रेटों के मुकाबले सिग्निफिकेंटली कम हो, और करंट सिनेरियो में ऐसा है नहीं। आप इस छोटी सी कैलकुलेशन के जरिए देख सकते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी न भी हो तो भी भारत में फिलहाल स्टील इंपोर्ट आसान नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस कदम से भी स्टील यूजर्स को कोई तुरंत फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा सरकार ने स्टील स्क्रैप के इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी न लगाने का फैसला लिया है और कहा है इससे एमएसएमईज और सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स को फायदा मिलेगा। यहां गौरतलब है कि यह ड्यूटी तो पिछले बजट में ही हटा ली गई थी, तो इस वर्ष ड्यूटी न लगाकर स्टील प्रोड्यूसर्स को वैसा ही फायदा मिलेगा जैसा कि इनकम टैक्स पेयर्स को टैक्स स्लैब्स में वृद्धि न होने की वजह से मिला है। बहरहाल, पहली तारीख को जब एमएसएमई सेक्टर बजट में दिखाए जा रहे अपने सुनहरी भविष्य के सपनों में खोया हुआ था, तभी उसके पीठ पीछे लोहे के दाम 3 से 4 रुपए और बढ़ गए। स्टील कंपनियों की माने तो यह वृद्धि रॉ मटेरियल के रेट बढ़ने की वजह से हुई है। दिसंबर 2021 के मुकाबले आयरन ओर का रेट 45% और कोकिंग कोल का रेट 33% तक बढ़ चुका है। स्टील मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार इन 2 इंग्रेडिएंट्स के चलते ही उनकी लागत दिसंबर 2021 के मुकाबले तकरीबन 10,500 रुपये प्रति टन तक बढ़ चुकी है, लेकिन वे इसे पूरी तरह से अपने ग्राहकों को पास ऑन नहीं कर पा रहे और परेशानी का सामना कर रहे हैं। डिटेल्ड कैलकुलेशन आप यहाँ इस चार्ट में देख सकते हैं। इस इंक्रीज की वजह से 3 से 4 रुपये रेट बढ़ाने के बाद भी स्टील कंपनियों द्वारा 3 से 4 रुपये और बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ अपने पिछले एपिसोड की बात फिर दोहराना चाहूँगा कि किसी तरह के स्पेकुलेशन में ना पड़े, क्योंकि स्टील रेटों का यह स्तर तलवार की धार पर टिका है।
यह हमारी अपनी घरेलू मांग पर निर्भर न होकर पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मांग पर टिका हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मांग में इस वर्ष के मध्य तक सुस्ती आने के पूरे आसार हैं। हमारी अपनी घरेलू मांग के कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है एक औसतन भारतीय की लगातार कम होती बाइंग पावर। छोटे व मंझले उद्योगों की माने तो उनके बिजनेसेस बेलगाम हुए स्टील प्राइसेस की वजह से बड़ी संख्या में बंद हो रहे हैं। आसमान छूते रेटों से किस तरह छोटे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आइए एक बेसिक सी कैलकुलेशन से समझते हैं। आप कोई भी एक्स स्टील ले लीजिए और मान लो उसका एवरेज रेट 2019 में 38,500 प्रति टन था। पिछले 3 वर्षों में स्टील के रेटों में 75% से लेकर 100% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है। यदि मैं मिनिमम 75% का इजाफा भी मान लूँ तो उसी एक्स स्टील का आज का रेट है तकरीबन 67,500 प्रति टन। मान लो किसी छोटे उद्यमी ने अपने बिजनेस में 50 लाख लगा रखा है और उसका पेमेंट साइकिल 30 डेज का है। जीएसटी सहित 2019 में वो इस अमाउंट में यदि 110 टन स्टील खरीद पाता था तो वो आज की तारीख में सिर्फ 63 टन स्टील ही खरीद पा रहा है। स्टील से जुड़े ज़्यादातर लोगों का प्रॉफिट पर टन में होता है, तो यदि 2019 में वह 1,10,000 कमाता था तो वो आज महज 63,000 ही कमा पा रहा है और गिरावट का यह सिलसिला साल दर साल बदस्तूर जारी है। यही वजह है कि लोगों की इनकम कम हो रही है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, रोजगार कम हो रहे हैं और खर्च करने की क्षमता घटती जा रही है। इस सब के अलावा सबसे बड़ा झटका तो अभी लगना बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत दिसंबर के मुकाबले 40% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में चुनावों के चलते तेल की कीमतें पिछले 2 महीनों में बढ़ाई नहीं हैं। केवल चुनाव खत्म होने की देर है। वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत के अनुसार डीजल का रेट लगभग 135 रुपये बनता है। हालांकि बकौल वित्त मंत्री हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और जहां तक कि मेरी समझ है कि अमृतकाल में डीजल की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है। धन्यवाद।